वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल सीए ड्रीम्स। मैं सीए पंकज कुमार अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सीए ड्रीम्स पे। और ये जीएसटी का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम May 24 एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए। और ये सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है, साथ में सीएमए के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, सीएस के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, बीकॉम या फिर आप और कोई कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं या आपको जीएसटी का नॉलेज गैदर करना है तो भी आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं। और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। और जो हमारा सोर्स होने वाला है जहाँ से हम ये रीड करेंगे वो है आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, ठीक है, जो कि May 24 के लिए डिज़ाइन किया गया है, May 24 एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। तो उसी मटेरियल को हम यूज़ करेंगे। और जो सबसे पहला चैप्टर है वो हम सप्लाई अंडर जीएसटी को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये मटेरियल है ये 30/4/2023 तक अपडेटेड है, ठीक है। 30 अप्रैल 2023 तक ये स्टडी मटेरियल अपडेटेड है। और यहाँ पे जो मोटा मोटा हम लोग पढ़ेंगे वो हम सीजीएसटी एक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे कोर्स का पार्ट है वो सीजीएसटी एक्ट से ही है। और आप वो अगर पढ़ लेते तो ऑटोमेटिकली आपका जो एसजीएसटी एक्ट है वो भी मोटा मोटा आपका कवर हो जाएगा, फिर आपको उसको पढ़ने में समय नहीं लगेगा। तो ये आपका बेस बिल्डिंग है। हम पहला चैप्टर अब स्टार्ट नहीं कर रहे हैं जो कि आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, उसको हम बाद में अपलोड कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि आपका डायरेक्टली एक इंटरेस्ट बिल्डअप होना चाहिए कि यार जीएसटी में कैसे वो टैक्सेबिलिटी को समझते हैं, किस इवेंट को हम लोग सप्लाई समझेंगे। सप्लाई मतलब ही हो गया कि किसको हम लोग को टैक्सेबल मानना है, किसको टैक्सेबल नहीं मानना है। ये बहुत फाउंडेशन चैप्टर है, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो जाएगा और हम स्लो स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे। और हर एक टॉपिक को हम लोग विथ एग्जाम्पल, विथ रियल लाइफ हम लोग को कोरिलेट करने का चेष्टा करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान रखिए इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को, जो आप सीए इंटर में पढ़ेंगे जीएसटी रिलेटेड, जो भी इंटरेक्ट टैक्स रिलेटेड है, आपको ऑलमोस्ट 60% आपको सीए फाइनल में वही पढ़ना है। सपोज यहाँ पे अगर आप सप्लाई इंटर जीएसटी पढ़ रहे हैं तो एज इट इज़ आपको सीए फाइनल में भी पढ़ना है। आप अगर समय मिले आपको और आपको मन हो देखने का, आपको इंटरेस्ट हो, तो आप ज़रूर सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कीजिएगा और इस चैप्टर को वहाँ से कंपेयर करके देखिएगा कि जो आपके कोर्स में कवर हो रहा है वहाँ पे किस ढंग से कवरेज है। आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट सेम है, 60% सेम है। बहुत सारा एडिशनल चैप्टर है जो भी आपको नहीं पढ़ना, बट अगर सप्लाई अंडर जीएसटी में जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी वो पढ़ना है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, 10% जैसा भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आप यहाँ पर वो मेहनत कर लीजिए जीएसटी में। और बहुत बड़ा एक्ट नहीं है ये, तो आपको सीए फाइनल में बहुत आराम मिल जाएगा, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे सीए फाइनल में। तो आप अपना एफर्ट, अपना टाइम यहाँ पे प्रॉपरली डाल दीजिए, ठीक है। मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा, फिर आपकी इच्छा आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। और अपना व्यूज़ भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जो डेफिनेशन वाला पार्ट है ये जो भी आएगा, मतलब एज एंड व्हेन जब अपने को रिक्वायरमेंट होगा अपने डेफिनेशन में आएंगे, डेफिनेशन को समझ लेंगे तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी भी ज़्यादा होगा। सपोज अभी आपको एक डेफिनेशन में समझाता हूँ, गुड, सर्विसेज, प्रिंसिपल, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फैमिली, तो आपको बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लगेगा और इरेलीवेंट लगेगा, उसका रेलिवेंस आप नहीं समझ पाएंगे। तो बेटर है कि जब ज़रूरत होगा तब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जो इसका रेलिवेंस है वो आपको उस समय पे प्रॉपर समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ये लेक्चर्स को, क्योंकि ये लेक्चर आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना चैप्टर है चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। यहाँ पे मोटा मोटा आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टॉपिक्स लिस्टेड हैं यहाँ पे, इसको हम लोग डील करेंगे। तो यहाँ पे वही सप्लाई है कि सप्लाई है, एग्जम्पशंस है कुछ, कहाँ पे मतलब अपने कंसिडरेशन को लेते हैं नहीं लेते हैं, वो अपने आगे बढ़ते हैं। फिर अपने एक बार चैप्टर ओवरव्यू में वापस आएंगे, जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर एक बार इसको हम लोग आएंगे वापस से रीड करेंगे। अब सारा चीज़ यहाँ से कोरिलेट कर लीजिएगा कि हाँ रे हम लोग तो ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, तो आपको समझने में आराम होगा, ठीक है। अब आइए हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है कि अपने को टैक्सेबल इवेंट को निकालना होता है कि किस इवेंट को हम लोग टैक्सेबल मानेंगे, मतलब सप्लाई। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे सप्लाई को ही टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा। तो किसको हम लोग सप्लाई मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, ये सबसे फाउंडेशन स्टोन होता है, फाउंडेशन ही होता है ये किसी भी टैक्सेशन सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मिस्टर ए है, ठीक है, यहाँ मिस्टर बी है, ये है आपका शॉपकीपर, ये शॉप ओनर है, और ये है कंज्यूमर। फॉर द टाइमिंग इसको कंज्यूमर मानते हैं या आप इसको रीसेलर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये इसको चिप्स देता है, ठीक है, ये इसको चिप्स देता है 10 रुपये में
और ये इसको पे कर देता है ₹10। तो ये हो जाता है एक टैक्सेबल इवेंट। ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है कि यहाँ पे इन्होंने मिस्टर ए ने प्रोडक्ट भेजा बी को, बी ने उसके अगेंस्ट में उसका प्राइस पे कर दिया। तो इसको हम लोग एक नॉर्मल मतलब नॉर्मली समझना है कि इसको हम लोग टैक्सेबल इवेंट ही मानते हैं, ठीक है। ये एक तरह का सप्लाई हो गया, इन्होंने गुड सप्लाई किया और ये पे किया। अब यहाँ पे आप चिप्स के जगह में सपोज आप हेयर कट कराने जाते हैं, तो सपोज आप यहाँ पे हेयर कटिंग सर्विसेज दिया, ठीक है, और ये आप उसके अगेंस्ट में पे कर दिए, तो ये एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, ठीक है। आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, सप्लाई वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आगे हम लोग इसी वर्ड को, इस सप्लाई वर्ड को ही अच्छे से समझेंगे। आप अगर देख पा रहे हैं तो ये सप्लाई वर्ड जो है, ठीक है। अब क्या था कि पहले क्या इशू आ रहा था इंट्रोडक्शन में, सबसे बड़ा बात ये है कि आपको एमसीक्यू के हिसाब से भी आपको सारा प्रिपेयर करना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यार पहले क्या इशू था जो हमको ये सप्लाई जैसा डेफिनेशन लाना पड़ा। तो पहले क्या था कि अलग अलग एक्ट हुआ करता था, ठीक है। वैट था जो कि आपका गुड्स से डील करता था, ठीक है। फिर आपका एक्साइज है, एक्साइज आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से डील करता था, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सर्विस टैक्स जो कि सर्विसेज से डील करता था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक टैक्सेबल इवेंट का डेफिनेशन था, यहाँ पे एक अपना था, यहाँ पे एक अपना था, और सब चाह रहा था जो भी इंडिविजुअल एक्ट है उन लोग का था कि यार हम सबको मतलब सर्विस वाला बोर्ड मतलब सर्विस वाला जो एक्ट है वो बोलता है यार गुड्स को भी हम सर्विस मान लेंगे, ठीक है ना, गुड्स को भी हम सर्विस मान लेंगे, और ये भी बोलता है जो सर्विस है उसको हम गुड्स मान लेंगे। तो बहुत एम्बिग्विटी था, बहुत केस होता था और बहुत लफड़ा हो रखा था। लफड़ा इन द सेंस क्या, कंट्रोवर्सी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अच्छे लैंग्वेज में, कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा था कि यार किसको हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स मानेंगे, किसको हम लोग सेल ऑफ सर्विस मानेंगे। दैट मीन्स क्या सेल ऑफ गुड्स है, क्या रेंडरिंग ऑफ सर्विस है। तो इसको लेके काफ़ी लिटिगेशन होता था। तो इसी लिटिगेशन को हटाने के लिए कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन का बहुत ज़रूरत था, और ये जीएसटी लाने का भी ये मतलब था कि हम लोग एक ही टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो, ठीक है, या ट्रेडिंग ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो, सबको एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाना था। तो डेफिनेशन भी हमको अपने लोग को वो चाहिए था प्रॉपर। तो एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन लाया गया टैक्सेबल इवेंट के लिए कि यार सप्लाई हम लोग किसको मानेंगे, तो सप्लाई हम लोग गुड्स को भी मानेंगे, सर्विसेज को भी मानेंगे, दोनों को मानेंगे, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग एक ही इवेंट समझना है कि यार सप्लाई होता क्या है, ठीक है, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हो, परचेज हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, जो भी था सबको हटा दिया गया है जीएसटी के पहले, और एक सप्लाई इवेंट को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन द जीएसटी रिजीम द एंटायर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टैक्सेस इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, ठीक है। आप इसके ऊपर रीड आउट कर लीजिएगा। अनलाइक द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि मैंने आपको बताया वैट, जीएसटी, और वहाँ पे आपका जो भी कहानी था वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंटली सब एक दूसरे को डिफाइन कर रहे थे किसको प्रोविजन ऑफ सर्विस बोलेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव मैनर में एक ही मतलब आपका जो चैप्टर है, जो सेक्शन है जहाँ पे डिफाइन हो रहा है, सेक्शन 7 में 8 में, वहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। आप इसको एक बार रीड कीजिएगा अपने से, क्योंकि आपके पास में नवंबर के लिए आप नवंबर नहीं, मई के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मई 24 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये मैंने पूरा पैराग्राफ का समरी आपको बताया इंट्रोडक्शन का, आप इसको रीड कीजिए, और आपको लगता है कि कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको एग्जांपल चाहिए, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे ये चीज़ आप वापस से बताइए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे। तो अब आगे देखते हैं, अब डेफिनेशन पार्ट को हम लोग स्किप करते हैं, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सीजीएसटी एक्ट से पढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो डेफिनेशन है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में आपका डील कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 7 आपका मीनिंग एंड स्कोप है, और ये टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई है, ये सेक्शन 8 में है, ठीक है। और आपका 3 शेड्यूल है इस चैप्टर में, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 1 और 2 टैक्सेबल होता है, और शेड्यूल 3 आपका नेगेटिव लिस्ट है जहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। ये आप रटना है, रट लीजिए। लॉजिकली समझना है तो आगे लॉजिकली समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो कि वो पूछ लें कि शेड्यूल 3 में जो भी लिस्टेड है या जो भी है वो आपका टैक्सेबल होता है या नहीं होता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। और बेसिकली ये एक्सेप्शन भी है, ठीक है, जो शेड्यूल 1 में है। अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड और सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है,
ये एक तरह का एक्सेप्शन है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है। फिर आपका देखिए एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये डीम्ड होता है शेड्यूल 2 में, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 से। जिनको सेक्शन का बहुत शौक होता है कि नहीं सर मुझे सेक्शन भी जानना है, तो ध्यान दीजिए, सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सेक्शन 7 किस एक्ट का है? CGST 2017, ठीक है। तो पहला जो है, पहला आप देखिए यहाँ पे पढ़िए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो आप मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, सेल है, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, आप देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे हर चीज़ को कवर कर दिया गया है, ठीक है। सप्लाई के अंदर में मतलब जहाँ जहाँ से टैक्स लिया जा सकता है, जहाँ जहाँ पे जीएसटी को अट्रैक्ट किया जा सकता है, वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बट आप आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जब एनालिसिस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन होते हुए भी जो टर्म है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी वो ऑप्शन छोड़ दिया गया है। इस सब ये जो आपका सेल है, ट्रांसफ़र, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे ओपन आपका रह जाता है एम्बिग्विटी का चांसेस। यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो चांस लिया है कि यार कुछ भी अगर होता है, अगर हम लोग से मिस हो गया है टैक्सेबिलिटी या कोई न्यू टाइप का गुड्स सर्विसेज आ जाता है मार्केट में, तो जैसे क्रिप्टो आया गया फॉर एग्जांपल, अब बिना क्रिप्टो तो गुड्स मनी आप किस में लेके आइएगा उसको, वहाँ पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा। ये मैंने एग्जांपल लिया है, आपको इसको हार्डकोर एग्जांपल में नहीं लेना है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ क्रिप्टो। तो इसीलिए यहाँ पे वो स्कोप छोड़ दिया, डिफाइन नहीं किया कि सेल क्या है, ट्रांसफ़र क्या है, बार्टर क्या है, एक्सचेंज क्या है, लाइसेंस क्या है, रेंटल क्या है, लीज क्या है, डिस्पोजल क्या है, बट सब वर्ड्स को यहाँ पे डाल दिया गया है कि यार इन फ्यूचर में भी कुछ अगर आता है तो उसको हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे, या हम कोर्ट में भी केस होता है, कुछ लिटिगेशन होता है, तो हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डेफिनेशन का, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में, ठीक है। ये है वो पहला। अब यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कंसिडरेशन होना जरूरी है भैया, फ्री नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा, और कंसिडरेशन का भी डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1, 2 एंड 3 आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, तो एक बार हम लोग बैरेट का पूरा रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, तो आपको शायद समझ में जल्दी आएगा, ठीक है। फिर ये देखिए, ये अमेंडमेंट हुआ है ना, ये बाद में इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो पर्सन, वो जो क्लब होता है, मेंबर होता है, वो एक दूसरे को जो सर्विसेज देते हैं, वो उसका ही यहाँ पे टैक्सेबिलिटी का बात किया गया है। तो यहाँ क्या लिख रहा है, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर, मतलब क्लब हो गया, मेंबर, कंसिस्टेंट और वाइस वर्सा, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब यहाँ पे आपका कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ कंसिडरेशन में पे करना होगा, चाहे वो इंस्टेंट हो, चाहे वो डेफर्ड हो, डेफर्ड मतलब बाद में आप पे कर रहे हो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में हो, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट इज़ हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नॉट withstanding anything contained in any other law for the time being in the force or any judgment, degree or order of any court, tribunal or authority। मतलब ये सबको कुछ मानना नहीं है, सिंपल सा बात है। द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन, और उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे डीम्ड, ठीक है। अगर आप नीचे आप देखेंगे, जब इस चैप्टर के नीचे में जो रिवीजन वाला बना हुआ है, वहाँ पे आईसीआई ने एग्जांपल भी दिया है आपका क्लब का, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होता है, वो जो होता है आपको दिखाते हैं, चलिए तब आपको समझ में आएगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो मज़ा आना चाहिए ना, रेलेवेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल भी आईसीआई ने मेंशन किया है, तो आपको वो चीज़ पता चलना चाहिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखिए जिस सेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है, 7(1)(a) है, एक्टिविटीज़ ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। यहाँ पे वैल्यूएबल कंसिडरेशन है, ठीक है। तो पर्सन कौन हो गया, एक तरफ
एसोसिएशंस हो गए, क्लब हो गए, वो कोई एक्टिविटी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने मेंबर के साथ में और वो इन रिटर्न पे कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो एसोसिएशन, क्लब, एनजीओ, एनपीओ इस टाइप के होते हैं ना जिनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, तो यार वो तो लॉजिक दे रहे थे कि हम तो टैक्स नहीं देंगे, टैक्स कैसे आएगा, कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, उनको तो रास्ता दिखेगा ना, तो वो टैक्स लेंगे। अल्टीमेटली ये कुछ ना कुछ सर्विसेज दे रहा है फॉर कंसिडरेशन, फ्री सर्विसेज नहीं दे रहा है, इसलिए जीएसटी अट्रैक्ट होगा और अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसका लॉजिक। ये बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन नहीं है इसका, बट हो सकता है कि एमसीक्यू में आपको ये चीज़ पूछ लिया जाए, तो क्लैरिटी होना चाहिए कि किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या किस टाइप के पर्सन कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए कहाँ देखते हैं, हम लोग कहाँ तक थे। तो हम लोग सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ए को हम लोग कवर किए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रहा देखिए, सब सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज आपका ए कवर हुआ है। अभी एनालिसिस बाकी है, ये तो सिंपल अभी आपको पता चल रहा है कि यार कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे सब कवर कर दिया है। सेक्शन 7(1)(a) में हर टाइप का सेल और सर्विसेज जो होना चाहिए, जो वर्ड्स होना चाहिए, पूरा कवर कर दिया गया है। कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से भी होना चाहिए, इसका भी हम लोग सारा देखेंगे एनालिसिस में। अब आइए, अब यहाँ पे आ जाता है एक्सेप्शन, ठीक है, क्लॉज बी में। अब आप जो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये टैक्सेबल होगा। जैसे आप कुछ पर्सनल यूज़ के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप सर्विसेज कर रहे हैं, आप सर्विस लिए किसी का, किसी भी टाइप का कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं किसी फॉरेनर से, आउटसाइड इंडिया से, ठीक है, या फिर आप कोई गुड्स मंगा रहे हैं, तो वो अब भले ही बिजनेस के लिए नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, फिर भी वो सप्लाई में काउंट होगा और जीएसटी अट्रैक्ट होगा। और ये एक्सेप्शन है। अगर आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि यार एक्सेप्शन बताओ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो है उसका एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो जो सप्लाई में जो आपका पहला सेक्शन है यहाँ पे बोल दिया गया है कि इसका होना मैंडेटरी है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ मैंडेटरी नहीं है क्लॉज बी में। अगर आप ध्यान दे तो सिर्फ इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे सिर्फ सर्विस इंक्लूड है, पहला बात तो गुड्स इंक्लूड नहीं है। और वही पर्सनल यूज़ के लिए जैसे एग्जांपल में है, तो मैंने गुड्स का एग्जांपल लिया, तो यहाँ गुड्स का एग्जांपल आएगा नहीं, क्योंकि ये सर्विस है। यही आपको समझना है कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, सर गुड्स नहीं है सर्विस है, ठीक है। इसका तब मतलब भी मुझे समझ में आएगा कि आप लेक्चर ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ पे तो कमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है, इसका मतलब है कि हम लोग गुड्स को मंगा सकते हैं फॉरेन से, वो बिज़नेस के लिए हो नहीं, वहाँ अट्रैक्ट नहीं हो, किंतु जैसे ही सर्विसेज आ जाता है, लाइक कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्या आ जाएगा, आर्किटेक्चर सर्विसेज आ जाएगा, है ना, लीगल सर्विसेज आ जाएगा, अदर्स टाइप का जो भी सर्विसेज होता है आपका, है ना, मेडिकल हेल्प हो गया, जहाँ पे आप सिर्फ सर्विस है, सिर्फ आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, सर्विसेज का बात कर रहा है अभी नीचे, और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है एक विदाउट कंसिडरेशन द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मोड और द एग्रीड टू बी मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब सेम एमसीक्यू में बन सकता है कि विदाउट कंसिडरेशन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसको हम लोग टैक्सेबल मानते हैं, जहाँ पे सप्लाई का डेफिनेशन एप्लीकेबल हो जाता है, इसको बोलते हैं डीम्ड टैक्सेबल, ठीक है। माने यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा, और ये शेड्यूल 1 का पार्ट है। मैंने आपको बोला था 3 शेड्यूल है, तो पहला शेड्यूल आपका जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डीम टैक्सेबल हो जाता है ये, ठीक है। फिर आइए यहाँ पे शेड्यूल 2 में एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है जिसको हम लोग सप्लाई मानते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलिए पढ़ते हैं। ये आपका हो गया सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A, ठीक है। वेदर सर्टेन ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट ए सप्लाई इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लिस्ट प्रोवाइड किया गया उसके हिसाब से ही चलेंगे हम लोग, और उसको हम लोग मानते हैं शैल बी ट्रीटेड इधर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड इन शेड्यूल 2। तो ये शेड्यूल 2 में आ जाता है, जहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है, शेड्यूल 1 को कंप्लाई करते हुए वो शेड्यूल को बनाया गया है, ठीक है। हम लोग शेड्यूल भी देखेंगे फर्दर अभी जब आगे जाएंगे। तो दो आपका 2 आप मोटा मोटा जान गए। जो पहला शेड्यूल 1 है वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी हम लोग उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये रहा।
फिर शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 2 में ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मानेंगे, जिसका लिस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, जो लिख दिया गया है उसी को मान लेना है शेड्यूल 2 में। सबसे बड़ा बात ये है, कोई झंझट नहीं है, शेड्यूल 1 और 2 टैक्सेबल होता है। अब आइए सेक्शन आपका 7, सब सेक्शन आपका 2, ठीक है, सब सेक्शन 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है, विथ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1 activities or transaction specified in schedule 3 or such activity or transaction undertaken by central government, state government or any local authority in which they are engaged as a public authority अब ध्यान रखिए, as may be notified by the central government on the recommendation of council shall be treated neither एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब यहाँ पे हो जाता है एक आपका नेगेटिव लिस्ट रेडी हो जाता है, और जो शेड्यूल 3 है ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है जो टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 क्लॉज है, अगर आप देखेंगे ए और बी। ए बेसिकली ये बताता है शेड्यूल 3 से डील करता है, और जो बी है वो ये बताता है कि कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और वो पब्लिक मतलब इंगेज कैसे, पब्लिक अथॉरिटी, जैसे रोड बना रहा है या कुछ भी बना रहा है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो नोटिफाई कर सकता है कोई भी एक्टिविटीज़ को। और नोटिफाई कैसे करेगा, काउंसिल का रिकमेंडेशन पे ही करेगा। हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल भी क्या है, टेंशन मत लीजिए, वहाँ पे पूरा आपका रहेगा, ठीक है। तो काउंसिल का कहीं पे भी अगर जीएसटी में कुछ भी हो रहा है तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी काउंसिल है उसके रिकमेंडेशन पे ही डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो शेड्यूल 3 आप समझ गए कि इसको हम लोग ना सप्लाई मानेंगे, ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम चीज़ है, जो भी प्रोविजन है अपना सब सेक्शन 1, 1A, 2, गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि किसी को भी सप्लाई नहीं मान सकता है, ठीक है। ऐसा नोटिफाई कर सकता है कि उसको ना हम लोग गुड्स मानेंगे ना सप्लाई मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1A and 2, government may on recommendation of council specify by notification the transaction that are to be treated as a supply of goods and not a supply of services, or a supply of services not a supply of goods, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, सपोज मैं चिप्स बेच रहा हूँ, अब है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो बोल देगा इसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मान रहे हैं, इसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, क्योंकि आपको चिप्स के बैग के अंदर में एयर भी मिल रहा है और एयर का कंपोनेंट ज़्यादा है, तो हम लोग आपको हेल्दी एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो वैसे ही वैसा वर्सा भी हो सकता है कि सपोज आप सैलून जा रहे हैं, सैलून गए आप वहाँ पे, अब वहाँ पे आपको सर्विसेज मिल रहा है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया, ठीक है। किंतु अब वो क्या बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं यार इसको तो हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, नोटिफाई कर देंगे। क्यों मानेंगे, उनका अपना लॉजिक होगा कि शैम्पू कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे, है ना, शैम्पू कर रहे हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर में है कि उसको कैसे ट्रीट करना है, गवर्नमेंट बताएगा। और आप ध्यान दीजिए कौन सा एक शेड्यूल है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग अभी पढ़े हैं कौन सा वैसा शेड्यूल है जहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया है सर्विसेज को कि यार ये ऐसे ही है और हम लोग को रट लेना है। तो राइट, अगर आपने शेड्यूल 2 कमेंट किया है तो आपने सही कमेंट किया है। तो वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर मिल जाता है उस शेड्यूल को और अपडेट करने का या उसको चेंज करने का, कुछ भी, ठीक है, और चेंजेस करने का, इंटरचेंज, कि उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। अब आते हैं हम लोग एनालिसिस में। अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और लेक्चर हम ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 20-25 मिनट का हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और पार्ट वाइज आएगा लेक्चर्स। और तो क्या होगा कि मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं आया, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर भी कर लेंगे। और छोटा छोटा लेक्चर रहेगा तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। अभी तो समझिए हम लोग सिर्फ बेयर एक्ट का जो सेक्शन है इसको हम लोग सिर्फ रीड आउट किए हैं, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा अभी बाइफरकेट किए हैं और हल्का हल्का समझे हैं, और स्टडी मटेरियल भी वैसे डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे एनालिसिस पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो एनालिसिस पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक पता भी चल जाएगा कि आप मेरे दोस्तों कितना समझे हैं और कितना आपके अंदर में ईगरनेस है पढ़ने के लिए, ठीक है, और आप क्या कमेंट कर रहे हैं, और आप आगे का एनालिसिस जो मैंने पढ़ाया उसके बाद आप रीड करके रेडी हैं कि नहीं हैं, ठीक है।
और ये बहुत मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चार्ट हैं, बहुत कुछ हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा और आप पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस को ख़त्म कर रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को, और आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, उसको हम लोग जल्द से जल्द अपलोड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।